हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे आपको पता है 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है हम लोग उसको आपका देख रहे हैं और मुद्रा और बैंकिंग हम लोग उसको पढ़ रहे थे। आज हम चैप्टर को अंतिम करेंगे और कोशिश रहेगी कि हम लोग सारे पहलू को समझें कि किस तरह से एसएलआर आपका मेंटेन होता है, किस तरह से सीआरआर आपका मेंटेन होता है। जैसे हम लोग रिवर्स रेपो, रेपो और ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुद्रा, इन सब के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इनको जान चुके हैं कि क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो कृपया लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन, आप अपनी क्वेरी, आप अपनी जो भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को क्वेरी है तो आप जरूर पूछिए। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ, डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए जब हम लोग अपना लेक्चर शुरू कर रहे थे तो उस लेक्चर के प्रारंभ करने के बाद जो था हम लोगों ने कुछ मान्यताओं के विषय में पढ़ा था। और जैसा आपको पता है कि हम लोग पॉइंट आउट क्या शुरू करते थे, साख निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग देख रहे थे कि साख निर्माण की प्रक्रिया क्या है। उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बात कर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जिस तरह से हम लोगों ने देखा, तो इसमें कुछ हम लोग आपका जो था बच्चों, हमने एक तालिका बनाई थी। जो तालिका आपकी इस प्रकार है, जैसे चक्र दिया है, जमा राशि, कोष और ऋण, इसके आधार पर मैंने बनाई थी। अगर मैं पहले चक्र की बात करूं और इस चक्र में मान लीजिए मैंने जमा राशि आपका कितना की, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए में जो है 200 का मैं कॉस रखूंगा और जो है 800 रुपए जो बैंक है वो आपका ऋण दे देगी। क्या कर लेगी? वो आपका ऋण देगी। कितने रुपए? 800 रुपए आपका ऋण देगी। दूसरे में देखिए, अगर दूसरा चक्कर में देखूं, कोई व्यक्ति जो है 800 रुपए आपका जमा कर रहा है, ऐसे देखिए 800, तो कोष पड़ेगा 160 रुपए अपने पास रखेगी। और देखिए कोष कितना है? 800। और इधर से क्या करेगी? अगर पूरा जमा कितना हुआ, आप टोटल इसकी काउंट डाउन फिगर करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये बनेगा 640। अभी आपको निकालना है कि ऋण कैसे 640 हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। अब देखिए, और अगर मैं बात करूं इधर यही जमा राशि की, अगर वो आपका तीसरे स्टेप में, तो 640 ये है, तो 640 और ये होगा 128 और यहाँ आ जाएगा 512। कितना आ गया? 512। जो फोर्थ नंबर में है, यहाँ देखिए 512 है और यहाँ बनेगा 102 रुपए 4 पैसे, पॉइंट लगा दिया मैंने, और ये पड़ेगा 409 रुपए 6 पैसे। ये इसी क्रम में आपका जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तालिका थी। अब जो हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ एक एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए, मान लो, क्या मान लो, कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति बैंक में 1000 रुपए जमा करता है। कितना करता है? 1000 रुपए जमा करता है। बैंक इसमें से 2000 LRR, जिसको हम SRR कहते हैं, यानी कि 20% अपने
अपने जमा कर्ताओं की, क्या कह रहा है, अपने जमाकर्ताओं की मांग पूर्ति के लिए रख लेता है तथा ₹800 भी बैंक के पास खाते के रूप में रहते हैं। क्या होते हैं? खाते के रूप में रहते हैं। जिसने ऋण लिया है, क्या है? ऋण लिया है, वह भी भुगतान चेक आदि से करेगा। क्या करेगा? चेक आदि से करेगा। ठीक। अतः बैंक इसका भी केवल 20% अपने पास रखकर, जो 160 के बराबर है, बाकी 640 का ऋण 640 का ऋण दे देता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार चलती है। इस प्रकार चलती रहती है। क्या होती है? ये जो प्रक्रिया है वो आपका इस प्रकार आपका जो है चलती रहती है। ये आपको देखना है थोड़ा सा। अब देखिए, कितने रुपए थे आपके पास? कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई बैंक में जमा कर रहा है, कितना रुपए? देखिए 1000 रुपए जमा करता है, तो इसमें से क्या करता है व्यक्ति? अब 1000 जमा करता है तो बैंक क्या करती है? 200 का, मतलब अगर मान ली रुपए आपके 2000 है बैंक में, तो उसका 20% जमा करता की मांग पूर्ति के लिए रखेगी। यानी जितना टोटल पैसा उसमें 20% ऐसा अपने पास रखेगी कि जिन लोगों ने मुझे पैसा जमा करा अगर वो मांगने जाते हैं तो मैं उनको ये पैसा दे सकूं। क्लियर है? और इसमें से करीबन 800 रुपए जो है अपने पास रख लेगी और बाकी का जो होगा वो आपका ऋण के रूप में निकालेगी। यानी कि टोटल जो है आप देखिए 640 रुपए ऋण दे देगी। ठीक। यानी कि इसमें इतना रखती है कि मान लीजिए 1000 रुपए उसको मिले हैं, 100 मिले हैं, तो 120 उसने ये सेव कर दिए और इसमें से कुछ और मेंटेन रखेगी। यानी कुल मिलाकर आप देखिए इसमें से लगभग अगर मैं बात करूं तो बच्चों मेरे हिसाब से जो है करीबन 60 रुपए तक का जो है वो आपका ऋण बैंकों को देगी। अच्छा, बैंक ऋण देती है तो उसका कुछ उसको ब्याज मिलता है। वो ब्याज क्या होता है कि जो भुगतान होना है,
जिसने जो आपका जमा करता है, जिसने पैसे को जमा किया है, वो भुगतान भी इस प्रक्रिया से होता रहता है। तो जो एक चक्र है बैंकिंग में, जो साइक्लिक चक्र है, वो अब बहुत आराम से जो है आपका इसमें मेंटेन जो है वो आपका होता रहता है। ठीक, अब ये आपको देखना है। जैसे समझिए आता है बैंक द्वारा सर्जित कुल ऋण ये देखिए 512, 1000 प्लस 800 प्लस 512। तो इसमें क्या होगा आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए। पी डॉट डी प्लस होगा पी डॉट डी के और एस आर आर प्लस पी डी 1 माइनस एल बी आर स्क्वायर प्लस पी डी एल आर आर क्यूब, और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और इसी में क्या होगा, पी डॉट 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस एल आर आर प्लस 1 माइनस आर आर स्क्वायर स्क्वायर। अब देखिए ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये क्या है, यह एक ज्यामितीय वृद्धि है। कैसा है, कैसे बच्चों, यह एक ज्यामितीय वृद्धि जो होगा पी डी इज इक्वल टू 1/एल आर आर बराबर 1000 अपॉन 20%। तो ये हो जाएगा आपका 1000 गुणा 100 अपॉन 20% इज इक्वल टू 1000 गुणा 5, यानी कि 5000 करोड़। ठीक, इस तरह से कुछ ज्यामितीय रूप में इसको निकालते हैं। और अगर हम, ये तो हो गया आपका जो है ज्यामितीय रूप निकालने से बैंक की स्थिति में, इन सब चीजों में। और अगर हम लोग इसी में बात करें थोड़ा सा बच्चों, तो देखिए साख निर्माण का सूत्र आपको पता होना चाहिए। साख निर्माण का जो सूत्र है वो आपको पता हो। जो साख निर्माण का सूत्र क्या है, देखिए C डॉट C इज इक्वल टू P डॉट D गुणा 1/LRR। ये है, जहां आप खुद देखेंगे जो C है, ये क्या है, क्रेडिट क्रेशन कैपेसिटी। ठीक, क्रिएशन कैपेसिटी। और जो हम पीडी लिख रहे हैं बहुत देर से, ये है प्राइमरी डिपॉजिट, DPOSITS डिपॉजिट, यानी कि
प्राथमिक जमाएं ये क्या है? प्राथमिक जमाएं। और जो हम LRR लिख रहे हैं ये है आपका लेज रिवर्स रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक, ध्यान रखिए, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो ये आपको साख निर्माण का सूत्र है, आपको पूरा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आप इसको जान पाए। आगे देखते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी चीज है और बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है और व्यक्तिगत रूप में आपको पता होना चाहिए, जो आपको मैं लिखा रहा हूं। केंद्रीय बैंक का अर्थ और कार्य। जो केंद्रीय बैंक है, इस केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या है और केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं, इनकी अगर हम लोग आपका बात करें तो इसमें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय बैंक है, अब आपको हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, अगर मैं सबसे पहले केंद्रीय बैंक की करूं तो आप देखिए, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। कैसा है? सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। क्या करता है? जो संपूर्ण बैंक प्रणाली है ये उसको आपका नियंत्रित करता है। दूसरा देखिए, ये है जो आपका केंद्रीय बैंक ही कोई मानक परिभाषा नहीं है। क्या नहीं है? कोई परिभाषा नहीं है। क्या नहीं है? कोई आपकी मानक जो है वो परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा या इसकी परिभाषा इसके द्वारा संपन्न कार्यों पर कार्यों के आधार पर दी जाती है। जो कार्य के जो आधार हैं उसी आधार पर जो है इसकी परिभाषा दी जाती है। तो 2 पॉइंट हमने लिखे, देश का सर्वोच्च बैंक है, कोई इसकी संपूर्ण परिभाषा नहीं है और इसी के कार्य के आधार पर दी जाती है। और संपूर्ण बैंक का जितना भी मॉनिटरिंग पॉलिसी होती है उनको मेंटेन करता है कौन? आपका यही बैंक। अगला देखिए, भारत के भारतीय रिजर्व बैंक
यानी कि आरबीआई केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। क्या करती है? केंद्रीय बैंक का जो है वो कार्य करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें अगर बात करें कि ध्यान दीजिए, जो आपका केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक के कार्य निम्न है या निम्नलिखित है। कौन कौन से कार्य हैं जो आपके निम्नलिखित हैं, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एक एक करके लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है नोट जारी करने का अधिकार का अधिकार। ये किसके पास है? ये बैंक के पास है। दूसरा देखिए, सरकार का बैंकर तथा सलाहकार। कैसा है बैंक का? बैंकर है, यानी कि बैंकर का मतलब है कि ये सरकार का बैंक है, जिसमें सरकार का अकाउंट होता है। तीसरा देखिए, बैंकों का बैंक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्या है आपका बच्चों? बैंकों का क्या है आपका? बैंक है। ये क्या है आपका? बैंकों का बैंक है तथा पर्यवेक्षी है, यानी कि पूरी देखरेख कौन करता है? यही करता है। ध्यान रहेगा। और ध्यान दीजिए, क्या है? यही आपका जो है बच्चों अंतिम ऋणदाता है। ऋण दाता है। अंतिम ऋणदाता है। और क्या है? देश में विदेशी मुद्रा कोष या कोषों का संरक्षक है। क्या है? उनका संरक्षक है। तीसरा देखिए, साख मुद्रा का नियंत्रक और लास्ट पॉइंट है समाशोधन गृह कार्य। जो भी अंदर के देश के इंटरनल कार्य हैं वो इनको सब जो है आपका यही करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो बैंक है उसके काम क्या है। नोट जारी करता है, बैंकों का बैंकर है, सरकार का सलाहकार है, बैंकों का बैंक है, वो ही इसका पर्यवेक्षक है। और ऋण जो आपका ऋण मिलता है उसका अंतिम जो है आपका ऋणदाता कौन है? आपका यही है। और देश में जो विदेशी मुद्रा है, जो हमारे विदेशी फंड होते हैं, जैसे कि आप बाहर जॉब करके आए तो पैसा जो आपका चेंज होता है उसको फॉरेन एक्सचेंज में जो हम लोग ट्रेड करते हैं, जो हमारे देश जो हम लोग व्यापार करते हैं, वो डॉलर में होता है, यूरो में हो रहा है, उसको जो पूरा मैनेज करने का काम है वो आरबीआई है। जो साख बनती है उसको नियंत्रण कैसे करें, उसका पूरा आपको रेगुलेटिंग जो अथॉरिटी है वही है। समाशोधन जो आपके होम आपके वर्क हैं वो सारे काम कौन करता है बच्चों? आपका आरबीआई ही करती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए।
और यही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपको बैंकिंग का हर एक सेक्टर बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें अभी बताई हैं, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखिए कि जो केंद्रीय बैंक है और वाणिज्यिक बैंक है, अब इनका अगर अंतर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले केंद्रीय बैंक अगर मैं बात करूं और वाणिज्य बैंक की, तो केंद्रीय बैंक क्या है? बैंकों का बैंक है। वाणिज्य बैंक बैंकों का बैंक नहीं है। वाणिज्य बैंकों को सीआरआर एसएलआर आपका मेंटेन करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक को, जो केंद्रीय बैंक है, उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता। केंद्रीय बैंक को, जो हमारी आपकी केंद्रीय बैंक है, वो जो नियम बनाती है वो सारी बैंकों को आपको फॉलो करना होता है, लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक बनाती है वो सारे बैंकों को फॉलो नहीं करना होता है। ये भी देखना है, नोट जारी ये कर सकता है, वो नहीं कर सकते। और आपका सभी देशों का जो वाणिज्यिक व्यापार होता है वो वहाँ सभी देश में होता है, और बैंक जो है वो अनेक हो सकती हैं। क्लियर है? और जो केंद्रीय बैंक है ये आपकी सरकारी संस्था है। ये एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं केंद्रीय बैंक क्या है। ध्यान रखना बच्चों, ये सरकारी संस्था है, यानी कि गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन है, ये सरकारी संस्था है। ठीक, तो आप इस तरह से बेसिक अंतर कर सकते हो। और जो ये बैंक है, ये आपके लोकहित के लिए काम करती है, आपका प्रॉफिट पर नहीं करती। जबकि जितनी भी ये आपकी कमर्शियल बैंकें हैं, सब किस पर काम करती हैं? आपका लाभ पर। तो आप देखिए, इतना मैंने आपको लिखाया है, और जो है आप इसको देख लें। एक एक करके सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। केंद्रीय बैंक साख सूत्र पढ़ा दिया है, किस तरह से ये आपका मेंटेन होता है, पूरा मैंने आपको लिखाया है। क्लियर है? किस तरह सीआर कितना मेंटेन होगा, क्या कॉस्ट रिजर्व है, मान्यताएं क्या है, साख निर्माण की प्रक्रिया प्रोसेस पूरा मैंने आपको बताया है। ठीक, और इस प्रोसेस के अंतर्गत ही जो मैंने काम बताए हैं वाणिज्यिक बैंकों के, उनके अर्थ मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से बैंक मेंटेन करता है। पूरी स्थिति को मैंने आपको देख के बताया है। आरबीआई बाजार में किस तरह से काम करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इसको मैंने बताया है। ठीक, और व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको हमने देखा। बैंक रेट क्या है, ठीक, एसएलआर क्या था आपका, ठीक, सीआरआर क्या था आपका बच्चों, रिवर्स रेपो क्या है, रेपो क्या है, ये मैंने बताया। व्यावसायिक बैंकों का अर्थ क्या है, ये पढ़ाया। बैंकों के प्रकार हम लोगों ने पढ़े। ठीक, और बैंकों के प्रकार से पहले हम लोग बैंकों का जो अभिप्राय है, बैंकिंग या बैंक की परिभाषा को हम लोगों ने देखा। इस बैंक की परिभाषा को M1 M2 का क्या मीनिंग है। ठीक, मुद्रा क्या होती हैं, हमने मुद्रा के विषय जो है वो आपका पढ़ा। ठीक, मुद्रा किस प्रकार से हम लोग प्रयोग में लाते हैं, क्या मान्यताएं हैं मुद्रा की, और पूर्ति की जो आपका पूर्ति मुद्रा क्या है, हम किसको बोलेंगे, मांग क्या है, डिमांड ऑफ करेंसी, गौण कार्य क्या है मुद्रा के, इनको हमने देखा। ठीक, मुद्रा के कार्य क्या है, इसको पढ़ा। और मुद्रा के कार्य से पहले हमने हमने उसकी परिभाषा भी देखी, इन सब चीजों को देखा। प्रोफेसर काउंट के अनुसार भी पढ़ा, मुद्रा का अर्थ एवं आपका स्वरूप पढ़ा, और कुछ हमने अवधारणाएं पढ़ी, और हमने वस्तु प्रणाली की सीमा पढ़ी। ठीक, वस्तु प्रणाली क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, और हमने स्वर्णीय बिंदु शुरू करा था। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा, देखा, जाना और समझा है। और बच्चों, आज हमने मुद्रा और बैंकिंग के हर स्वरूप को, हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक टाइप को हमने पढ़ लिया है। चाहे उसके कार्य हो, चाहे उसकी कार्य कुशलता प्रणाली हो, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, साख निरंतर, पैसा, बैंकिंग, आरबीआई कार्य, फंक्शन, इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से देख चुके हैं, उनको लिख चुके हैं, उनको पढ़ सकें। चाहे वो आपको वन लाइनर में आए, शॉर्ट क्वेश्चन में आए, लॉन्ग में आए, ऑप्शंस में आए, आप उनको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ऐसी मेरी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।